देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार रहा। आज के दिन अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, साथ ही दिन भर मार्केट एक्सपर्ट से भी हमारी बात हुई, उनका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बाजार पर नजर डालें तो आज हमने देखा कि लगातार तीसरे दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिली और एक समय ऐसा भी आया कि 18,100 के नीचे भी मार्केट फिसलता हुआ नजर आया। उसके बाद निचले स्तरों से हल्की रिकवरी भी देखने को मिली है, लेकिन सभी सेक्टरल इंडेक्स आज कमजोरी के साथ ही कारोबार करते हुए नजर आए। आज दिन भर मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखा, ये समझ लेते हैं किसका असर आज बाजार में देखने को मिला। ये सब जानकारी लेकर डिम्पी कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बताइए। देखिए, आज सेकेंड डे था जब मार्केट के अंदर कोविड का असर साफ साफ देखने को मिला। 24 घंटे के बाद ही देश के प्रधानमंत्री भी एक बैठक कर रहे हैं जो कि कोविड को लेकर ही है, हेल्थ मिनिस्टर के बाद। तो इससे इसकी गंभीरता तो पता लगती है। मार्केट भी थोड़ा डरा हुआ है, थोड़ा सहमा हुआ है कि पता नहीं देश के प्रधानमंत्री क्या बात बोल दें। फिलहाल तो भी सिर्फ मास्क तक की बात है, इसलिए बाजार ने आज सेकेंड डे भी गिरावट ही दिखाई है। आज अच्छी बात ये थी कि मार्केट ने गैप अप किया, लेकिन उसके बाद की जो गिरावट थी वो काफ़ी सीवियर थी। एक अच्छी चीज़ और एक बुरी चीज़ लेवल के हिसाब से ज़रूर बताऊंगा। 18,200 का लेवल आज हमने ब्रेक कर दिया, जो कि कल की क्लोजिंग थी। कल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, लेकिन आज हम उसके नीचे क्लोज करके गए हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि हमने 18,000 को ब्रेक नहीं किया। बैक टू बैक पिछले 3 दिन में 18,400, 18,200 ये दो हमने लेवल्स तो ब्रेक किए, लेकिन थर्ड लेवल ब्रेक होने से बच गया। सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है। आज जब देश के प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, उसके बाद बाजार कुछ दिशा और नए तरीके से ट्रेड आपको करता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस बीच आज मार्केट में क्या क्या हुआ, कौन कौन से शेयर चले, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। अगर आज आप देख रहे हैं तो आज फिर से फार्मास्यूटिकल्स के सेलेक्टिव शेयर्स चल रहे थे। कल तो खैर बहुत ज़ोर से चले, लेकिन आज थोड़ा सिलेक्शन हो गया था, जैसे कि सन फार्मा आज टॉप लीडर बना। इसके अलावा कुछ इंश्योरेंस के शेयर हैं, SBI लाइफ, ये अच्छा चला। IT के अंदर जो स्ट्रक्चरली एक चेंज होता है वो आपको दिख रहा था। और खुदा न खास्ता अगर कोविड सिचुएशन गंभीर होती है तो फिर से IT कंपनीज का बोलबाला मार्केट में ज़्यादा हो जाएगा। इन्फोसिस आज ठीक ठाक बंद हुआ है वेटेज के साथ से। सीमेंट कंपनीज में कुछ खरीदारी है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट्स में भी आज खरीदारी होती हुई दिखी है। आज जो टॉप लूजर्स थे मार्केट के वो था UPL, इस शेयर के अंदर आज परेशान दिखी। M&M, ऑटो स्टॉक्स थोड़ा बैकफुट पे अब चले गए हैं। हमने देखा 2-3 दिन से ऑटो स्टॉक्स के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। बजाज फिनसर्व आज टूटा है। आज आइशर मोटर के अंदर गिरावट आई है। और बड़े प्राइवेट बैंक्स जो हैं जैसे इंडसइंड बैंक, वहां पर आज हमको थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। JBM ऑटो के अंदर अच्छी खरीदारी आई है, हालांकि उनका यूरोप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है, शायद एक बड़ी वजह रही है। इसके अलावा आप इंश्योरेंस कंपनीज में GIC, साथ ही अजंता फार्मा, लिंडे इंडिया जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करती है, गैस सप्लाई करती है। आपको ध्यान होगा जब सेकेंड वेव कोविड की थी तो लिंडे इंडिया का शेयर बहुत जोर से चला था। अब पिछले 3-4 दिन से वॉल्यूम के साथ ये शेयर फिर से चल रहा है, तो कुछ इस पर भी आप ध्यान रखिएगा। और PNB हाउसिंग ने आज अपनी टोटल गिरावट को अच्छे से कवर किया, ये शेयर करीब 6-7% ऊपर था। छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में जो शेयर टूट गए आज वो आपकी स्क्रीन पे आते हैं, वो है थायरोकेयर। कल बहुत ज़बरदस्त चला, ये डायग्नोस्टिक वाली कंपनी है, लेकिन आज कमजोरी थी इसके अंदर। फर्टिलाइजर शेयर्स थोड़े टूटे हैं, फैक्ट उसमें से एक था। विजय डायग्नोस्टिक चला गया। और एक कोचिन शिपयार्ड डिफेंस की जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया इसने पिछले 1 साल में, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग इसमें भी थोड़ी सीवियर आज हमको बनती हुई दिखी है। छोटे मझोले शेयर्स में ज्योति लैब ने आज अपना साल का हाई टेस्ट किया, साथ ही अबोर्ड इंडिया ने भी साल का हाई टेस्ट किया, जो कि फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई कंपनी है। कुल मिला के आज देश के प्रधानमंत्री क्या बात रखते हैं, उसको लेके बाजार अपनी दिशा और दिशा थोड़ी तय करेगा। ध्यान रखिएगा अगला हफ्ता डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी है, तो मार्केट के अंदर वॉलिटिलिटी अपने चरम पे रहेगी। सावधानी से ट्रेड आप करिएगा जरूर। बिल्कुल, तो ये पूरा एक मार्केट पर अपडेट अभी आपको दिया। कोरोना का डर कहीं ना कहीं बना हुआ है और अब एक बैठक भी होने वाली है PM मोदी की, देखना होगा उसके बाद क्या कुछ अपडेट वहां से निकल कर आते हैं। फिलहाल बाजार का मूड थोड़ा नर्वस भरा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कुछ खबरों की तरफ। और आज रिलायंस का शेयर फोकस में था। रिलायंस रिटेल ने मेट्रो कैश एंड कैरी को 2,850 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। खबर की डिटेल और रिलायंस रिटेल के हाल के अधिग्रहण के बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सौमित। बताइए और क्या डिटेल्स हैं इस खबर से जुड़ी।
अगर आप देखेंगे तो रिलायंस की जो सबसे रीसेंट एक्विजिशन है मेट्रो कैश एंड कैरी, ये सबसे बड़ी एक्विजिशन है रिलायंस रिटेल की। करीब 2850 करोड़ रुपीस वो स्पेंड करने वाले हैं इस एक्विजिशन के लिए। और इस एक्विजिशन के साथ ही अगर आप देखेंगे तो अब रिलायंस रिटेल ने करीब 1.1 बिलियन डॉलर्स की एक्विजिशन कर ली है सिर्फ रिटेल सेगमेंट में। अब इस एक्विजिशन से उन्हें क्या मिल रहा है? करीब 21 शहरों में 31 स्टोर्स जो है मेट्रो कैश एंड कैरी के, वो एक्विजिशन से मिल जाएंगे। अब इस 31 स्टोर्स में से 15 स्टोर्स है साउथ इंडिया में। और इस कंपनी की अगर आप प्रेजेंस देखेंगे तो 10 में से 8 लार्ज सिटीज में इस कंपनी की प्रेजेंस है। करीब 3,500 का एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। और इस एक्विजिशन से कंपनी का जो एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी था किराना स्टोर्स के साथ, वो बूस्ट हो जाएगा इस एक्विजिशन के साथ। अब रिसेंट एक्विजिशन की अगर हम बात करें रिलायंस रिटेल के, तो नाम चिंग जो एक्विजिशन थे जो है जस्ट डायल, हैमलीज, पेपर फ्राई, अर्बन लैडर कंपनी है, कैंपा कोला, उसके साथ नेट मेड्स भी एक्वायर किया था कंपनी ने, डंजो किया है, क्लोविया करके एक ब्रांड है लॉन्जरीज की, उसको एक्वायर किया, और सोसियो करके एक और ड्रिंक है, ये भी कंपनी ने रीसेंट एक्विजिशन की। तो ये सबसे बड़ी रीसेंट एक्विजिशन है। अब ये सब एक्विजिशन कंपनी क्यों कर रहा है? क्योंकि कंपनी का जो खुद का एफएमसीजी ब्रांड आ रहा है इंडिपेंडेंस नाम का, उसको बूस्ट करने के लिए। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अभी इस इंडिपेंडेंस का ब्रांड लॉन्च सिर्फ गुजरात में हुआ है, पायलट टेस्टिंग चल रहा है, और इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अफोर्डेबली प्राइस्ड भी रहेंगे। और कौन से सेगमेंट्स में एंटर कर रहा है? पहले तो पल्सेस, ग्रेन, ऑयल, एडिबल ऑयल, बिस्किट्स, पैकेज डाटा, तो ये सारे सेगमेंट्स में वो एंटर कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के खुद के भी प्राइवेट लेवल ब्रांड्स है जो इस सेगमेंट्स को केटर करते हैं, जैसे कि गुड लाइफ जिसमें पल्सेस, फ्लो, ऑयल्स आ जाते हैं। फिर स्नैक टैग करके एक और उनका प्राइवेट लेवल ब्रांड है जिसमें नूडल्स, बिस्किट और नमकीन्स आ जाते हैं। एंजो करके एक प्राइवेट लेवल ब्रांड है जिसमें वो डिटर्जेंट्स मार्केट करती है। प्यूरिक करके एक ब्रांड है जिसमें वो सोप, हैंड वॉश, जेल सोप, हेयर ऑयल और शावर जेल ब्रांड करते हैं। और स्क्रब्स करके एक है जिसमें डिश वॉश, टॉयलेट क्लीनर और सरफेस क्लीनर आ रहा है। तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो है रिलायंस का खुद के प्राइवेट लेवल ब्रांड्स का। और वो अभी एक और ब्रांड चालू कर रहे हैं इंडिपेंडेंस, जो कि किराना स्टोर्स में भी अवेलेबल होने वाला है जल्द ही। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया समित आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। विदेशी निवेशकों को एसेट मैनेजमेंट सर्विस देने वाली कंपनियों को राहत मिल सकती है। महालिंगम कमेटी ने विदेशी निवेशकों की एएमसी के लिए 0% जीएसटी की सिफारिश की है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मेघना मित्तल मौजूद है। मेघना, बताइए। जी, जैसा कि हम जानते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई थी प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल जो फॉरेन फंड्स के थ्रू आती है, उसका टैक्स एनवायरनमेंट कैसे इम्प्रूव किया जाए। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, ये 6 मेंबर की कमेटी जो फॉर्मर मेंबर सेबी के महालिंगम हेड करते हैं, इस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर दी है। और काफ़ी मेजर प्रपोजल्स भी इस कमेटी के द्वारा भेजे गए हैं अपनी रिपोर्ट में। जो एक सूत्र जानकारी दे रहे हैं वो ये कि जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज अभी 18% का जीएसटी पे करती हैं, जो सर्विसेज वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती हैं, एक ये प्रपोजल गया है कि उस 18% को घटाकर 0 कर दिया जाए, नील कर दिया जाए। तो ये एक मेजर रिकमेंडेशन है जो एएमसीज को टैक्स रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है अगर जीएसटी काउंसिल अपने आने वाली बैठक में इस प्रपोजल को डिस्कस करके अप्रूव कर देती है। तो ये हम जानते हैं कि जो गिफ्ट सिटी है, SEZ है, वहाँ पर जो एएमसीज हैं उनको ऑलरेडी 0 रेटेड जीएसटी लगता है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर बाकी जगहों पर नहीं लगता है। इसलिए ये मेजर रिकमेंडेशन इस कमेटी द्वारा भेजा गया है। इसके अलावा एक और इंडस्ट्री की मांग थी ईसॉप टैक्सेशन को लेकर कि अलॉटमेंट के टाइम और सेल के टाइम दोनों तरफ टैक्स पे करना पड़ता है। पर इस कमेटी का जो व्यू है वो ये है कि ईसॉप टैक्सेशन पर स्टेटस को मेंटेन किया जाए और इस कमेटी ने कोई भी ईसॉप टैक्सेशन पर चेंज प्रपोज नहीं किया है। ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी मेजर रिकमेंडेशंस कमेटी द्वारा प्रपोज किए गए हैं। अब ये देखना रहेगा जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तब वो इस प्रपोजल को डिस्कस करेंगे और एएमसीज के लिए स्पेशली 18% जीएसटी को घटाकर अगर 0% काउंसिल अप्रूव करती है या नहीं।
बिल्कुल, तो यहाँ पर विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत मिल सकती है और साथ ही साथ ईसॉप पर टैक्स को भी लेकर चर्चा जारी है। अब देखना होगा क्या कुछ इस कमेटी की बैठक में आगे अपडेट्स आते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर कंपनियां भी आज फोकस में थी और फर्टिलाइजर कंपनियों को अब स्पॉट गैस खरीदने के लिए तयशुदा वॉल्यूम का 40% पैसा देना जरूरी होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पॉट गैस खरीदने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव भी किए हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार ने फर्टिलाइजर कंपनियों को स्पॉट एलएनजी सप्लाई के लिए जो मौजूदा पॉलिसी है उसमें बदलाव का फैसला किया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस मसले पर पेट्रोलियम मंत्रालय और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के बीच में अहम बैठक हुई है और इस बात पर सहमति बनी है कि जो मौजूदा ईपीएमसी मैकेनिज्म है, यानी कि एम्पावर्ड पूल मैनेजमेंट कमेटी, उसमें बदलाव किया जाए। नए बदलाव के तहत अब फर्टिलाइजर कंपनियों को जो स्पॉट एलएनजी की सप्लाई होगी वो डिलीवर्ड बेसिस के बजाय एक्स टर्मिनल प्राइस बेसिस पर की जाएगी और एक्स टर्मिनल प्राइस में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और साथ ही जो टैक्सेस हैं उसको भी जोड़ा जाएगा। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि अब फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए इस बात की बाध्यता होगी कि जो गैस की सप्लाई हो रही है उसका कम से कम 40% उनको लेना ही होगा और 40% के बराबर की जो कीमत है वो गैस सप्लायर को देना उनके लिए जरूरी होगा। अभी तक डिलीवर्ड बेसिस मैकेनिज्म में फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए इस बात की बाध्यता नहीं थी कि वो गैस मंगाएं और उसकी खरीद भी करें। ऑफटेक की गारंटी नहीं होने की वजह से जो गैस सप्लायर्स होते थे उनके लिए काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति होती थी, लिहाजा वो रिस्क कवर करने के लिए अतिरिक्त चार्ज जो है गैस की कीमतों में जोड़ देते थे, जिसकी वजह से जो एलएनजी की कीमतें होती थी, खासकर स्पॉट एलएनजी की, वो काफ़ी बढ़ जाती थी और इसका जो टोटल इनपुट कॉस्ट है फर्टिलाइजर कंपनीज की, उस पर इसका असर पड़ रहा था। अब इस मसले पर बैठक हुई है और यह सहमति बनी है कि मौजूदा जो फार्मूला है उसमें बदलाव किया जाए। करीब करीब 20% जो गैस की डिमांड है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में वो स्पॉट एलएनजी परचेज के थ्रू किया जाता है और इससे फर्टिलाइजर पेट्रोलियम मंत्रालय की यह मानना है कि नए मैकेनिज्म से जो स्पॉट एलएनजी की कीमतें हैं उसमें करीब करीब 15% तक की कमी देखने को मिलेगी और जाहिर तौर पे सरकार की जो सब्सिडी है खासकर डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन के लिए उसको कम करने में मदद मिलेगी। गेल जो है इसके लिए नोडल एजेंसी है और इस बात पर भी सहमति बनी है कि जो अब पूल्ड गैस की कीमतें हैं वो मासिक आधार पर तय की जाएगी, उसकी समीक्षा होगी जो कि पहले तिमाही आधार पर की जाती थी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी अहम खबरों का रुख करते हैं। सरकार की पीएलआई स्कीम को अच्छा रिस्पांस मिला है। अलग अलग पीएलआई स्कीम के तहत 700 से ज्यादा कंपनियों ने निवेश शुरू भी कर दिया है। पीएलआई स्कीम को लेकर समीर दीक्षित ने डीपीआईआईटी सचिव अनुराग जैन से खास बातचीत किया। ये आपको सुनवा देते हैं उन्होंने क्या कहा। पीएलआई स्कीम सरकार के लिए एक ज़बरदस्त स्कीम साबित हुई है। निवेश अच्छा आ रहा है, रोजगार के मोर्चे पर भी काफ़ी कुछ बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अभी तक इंसेंटिव्स कितने डिसबर्स हो पाए हैं, कितनी कंपनियों को हम और आने वाले समय में इंसेंटिव के नज़रिए से और कितना क्या कुछ डिसबर्स करेंगे, आंकड़े क्या कह रहे हैं? पीएलआई स्कीम बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 14 सेक्टर्स में 1.97 लाख करोड़ की स्कीम मंजूर की गई थी। सभी 14 सेक्टर्स में एप्लीकेशंस कंपनीज की मंजूर हो गई हैं और 717 कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट प्रारंभ कर चुकी है। 4-5 साल के दौरान इन कंपनियों का टोटल इन्वेस्टमेंट 2.74 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड है, जिससे करीब 30 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। जो कंपनियां 2021 में मंजूर हो गई थी उनके इन्वेस्टमेंट होके उनके सेल्स टारगेट भी मीट हो गए, तो अब उनके इंसेंटिव क्लेम आने लगे हैं। अभी तक 3 इंसेंटिव क्लेम मंजूर किए जा चुके हैं, सारे मोबाइल फील्ड में हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की स्कीम के अंतर्गत आई थिंक 470 करोड़ के आसपास पेमेंट अप्रूवल हो चुके हैं इंसेंटिव्स के। बाकी हम लोग का जो उम्मीद है, जो सूचनाएं हैं डिपार्टमेंट के साथ जो हम कंपाइल करते हैं, करीब 5 या 6 सेक्टर्स में मिला के 4000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स अभी मार्च तक डिसबर्समेंट होने के क्लेम आ जाएंगे, क्योंकि इतनी कंपनीज अपना थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट और थ्रेशोल्ड सेल्स दोनों टारगेट मीट कर चुकी है। ऑलराइट, तो ये थे समीर दीक्षित पीएलआई स्कीम पर एक्सक्लूसिव चर्चा करते हुए अनुराग जैन के साथ। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।